नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को के अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं श्योर सक्सेस द्वारा संचालित मैराथन टेस्ट सीरीज का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करवाने जा रहा हूं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया, सरोजनी नायडू। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, मैं बता दूं कि दादा भाई नौरोजी जो थे 1892 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। अच्छा, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है। आप लोग जानते हैं जिस तरीके से बाहर इंडियन पार्लियामेंट में क्या होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं, और यहाँ लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। तो सुनिए, इसी प्रकार से ब्रिटेन में भी दो हाउसेस होते हैं। एक को वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स बोलेंगे और एक को हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं। तो दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य 1892 में चुने गए थे। 1892 में 1892 में हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने गए थे, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड के प्रथम भारतीय सदस्य कौन चुने गए थे? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। इसका जवाब होगा सच्चिदानंद सिंह। ये वही सच्चिदानंद सिंह हैं जो आरा जिले के हैं, बिहार के। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाने चाहिए। पहला तो ये कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, जो कि ब्रिटेन के लिए ये लोअर हाउस की तरह काम करेगा, उसके प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी चुने गए। और ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको अपर हाउस बोलेंगे, इसके प्रथम भारतीय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ये सच्चिदानंद सिन्हा वही हैं जो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा ही बिहार के आरा जिले के हैं, और सच्चिदानंद सिन्हा ही संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। आइए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम थे, कि जेबी कृपलानी थे, कि जवाहरलाल नेहरू, कि राजेंद्र प्रसाद। इसका सही ऑप्शन होगा जेबी कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा जाए तो जेबी कृपलानी हो गया। लेकिन देखिए, एक चीज़ समझिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता के समय। तो अगर भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछे तो जेबी कृपलानी। लेकिन अगर ये पूछे कि इस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आप बताएंगे क्लीमेंट एटली। आप क्या बताएंगे? क्लीमेंट एटली। अगर उस वक्त वायसराय पूछा जाए कि इंडिया के वायसराय कौन हुआ करते थे, तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। तो देख लीजिए यहाँ से कौन से सवाल बन गए। तो ब्रिटेन के भारतीय स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। अगर इस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछे तो बताएंगे क्लीमेंट एटली। अगर पूछे भारत के वायसराय के बारे में, क्या पूछे? भारत के वायसराय पूछे तो क्या बताएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, ये जो जेबी कृपलानी थे, ये कब अध्यक्ष बने थे? तो 1946 में बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का ही मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह होना। तो सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये इसमें तो आप लोगों को होना ही चाहिए, आराम से बता दीजिएगा कि अरबिंदो घोष ने। तो देखिए, अरविंद घोष ने, पहले ये जान लीजिए कि अरविंद घोष ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सवित्री। कौन सा पुस्तक का नाम था? सवित्री।
पुस्तक का क्या नाम था? सवित्री, सवित्री। और इन्होंने अरविंद घोष ने ही एक समाचार पत्र भी निकाला था जिसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा, अब थोड़ा सा बताता हूँ कि ये अरविंद घोष जो थे गरम दल के नेता थे, और इन्होंने बाद में जाके राजनीति से ही, पॉलिटिकल करियर से ही रिजिग्नेशन दे दिया, मैंने संन्यास ले लिया। और संन्यास लेने के बाद इन्होंने पांडिचेरी में चले गए, और पांडिचेरी में जाके ओरा बीले, ओरा बीले, ओरा, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ। पांडिचेरी में जाकर इन्होंने ओरा बीले, ओरा बीले एक आश्रम का स्थापना किए किए। इतना तो आप लोग को याद रहेगा। तो ये अरविंद घोष क्या थे? अरविंद घोष गरम दल के नेता थे, और इन्होंने इनकी एक पुस्तक थी सवित्री, समाचार पत्र कौन निकाले थे? वंदे मातरम। एनीवे, अब आगे बढ़ जाते हैं। थियोफिजिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना हेडक्वार्टर बनाया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ का कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें 1862 ये तो होगा ही नहीं, बेलूर भी नहीं होगा 1850 में, क्योंकि इसका जो स्थापना हुआ था थियोफिजिकल सोसाइटी का, वो 1882 में हुआ था, और अड्यार में हुआ था। ये अड्यार में हुआ था, यहाँ पे ये अड्यार लिखा हुआ है ना, ये अड्यार में हुआ था। लेकिन 1882 में हुआ था। तो 1882 में अड्यार, ये अड्यार कहाँ है दोस्तों? तो तमिलनाडु में, मद्रास के पास में है। अच्छा, ये एनी बेसेंट थियोफिजिकल सोसाइटी का कौन स्थापना किया था? ये जो 1882 में, यहाँ पे एक्चुअली में 18 छो दो नहीं होगा, यहाँ पे 1882 अड्यार में होगा। और ये इसको एनी बेसेंट ने स्थापना किया था। ये एनी बेसेंट एक आयरलैंड महिला थी, और भारत में लोकप्रिय इसी सोसाइटी को किया था। इस सोसाइटी को भारत में लोकप्रिय करने का श्रेय एनी बेसेंट को ही जाता है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? ऑप्शन का जवाब, सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने 1942 में एक अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना किया था। मैं नाम लिख देता हूँ। 1942 में किस दल का स्थापना किया था? तो अखिल भारतीय दलित संघ का स्थापना किया था। अगर कोई पूछे अखिल भारतीय दलित संघ का स्थापना कौन किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने। बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? तो भीमराव अंबेडकर ने। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के मतलब स्थापना कौन किए थे? तो भीमराव अंबेडकर। कब किए थे? 1942 में। बम्बई में एक संस्था भी बनाया था जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। आगे क्वेश्चन, अतिवादी और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। इनके साथ साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं दोनों के प्रयास से, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से अतिवादी, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि लास्ट टाइम पढ़े थे हम लोग कि मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों वो थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में थे शिल्पी। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है अतिवादी और उदारवादी। अतिवादी मतलब गरम दल, उदारवादी माने नरम दल के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के शिल्पीकार कौन हो गए? तो एनी बेसेंट और कौन हो गए? बाल गंगाधर तिलक हो गए। तो अब शायद इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए बताता हूँ हुआ क्या था कि 1907 ईस्वी में बताया ही था कि सूरत अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे कि इन्होंने अलग हो गया। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर से दोनों पैचअप कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो कह रहा है कि होम रूल लीग मतलब होम रूल आपके लिए एक टाइटिल है और आप लोग को ये बताना है कि होम रूल के संबंध में
कौन सी ऐसी बातें हैं जो असत्य होगा। तो देखिए पता करते हैं, तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी। तो बताइए असत्य पहले कर रहा है, तो आप तो ये सही से बता ही सकते हैं ना कि ये तो किया ही था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित था। ये भी सही है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल अधिक शक्तिशाली था। सत्य है। और लास्ट में कह रहा है कि तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। तो ये तो बिल्कुल गलत है, दोनों के बीच में कोई मतभेद था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में किनकी गिरफ्तारों के हर विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है जलियांवाला बाग कांड से, जलियांवाला बाग कांड से। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को तो इसके बारे में बहुत सारी कहानी पता ही होगा, लेकिन मैं हल्का सा यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन तो हो जाएगा आप लोग को सफ़ेदुन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल। तो इन दोनों को एक्चुअली में गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं की गिरफ्तारी की वजह से अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे। तो जो पंजाब प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिनका नाम था, ध्यान से सुनिएगा ये नाम जो मैं बताने जा रहा हूँ, माइकल माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर, ओ डायर डायर और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर जनरल डायर थे, दोनों ही डायर थे। देखिए जो अमृतसर का जो डिप्टी कमिश्नर थे वो जनरल डायर हुए, माइकल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुए। इन्होंने ऑर्डर इनको दिया कि जाइए, फिर इन्होंने आके गोली चलाने का आदेश दे दिया। बाद में उधम सिंह ने ओ डायर को लंदन में जाकर, मैंने इंग्लैंड में जाकर 1940 में गोली मारकर हत्या कर दी। इस पे एक मूवी भी आया हुआ है, विक्की कौशल जिनमें अभिनय किए हैं, आप चाहें तो इस मूवी को देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। दोस्तों इस घटना के बारे में एक व्यक्ति थे, थॉमसपन एवं गैरेट ने लिखा था कि जालियांवाला बाग के लिए लिखा था कि अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतकारी घटना थी, जैसा की घटना 1857 की का विद्रोह था। जिस तरीके से 1857 का विद्रोह हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके का घटना अमृतसर दुर्घटना से भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतकारी घटना थी, ऐसा बोला था थॉमसन एवं गैरेट ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करके वैधानिक आंदोलन पे रोक लगाना। मतलब बिना मुकदमा नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद कर देंगे, नज़रबंद करने के बाद उस पर वैधानिक आंदोलन पर रोक एक्चुअली में लगाना था। दोस्तों रॉलेट एक्ट ये 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में किसके अंतर्गत की गई? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिंटो मार्ले सुधार, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। दोस्तों ये लौटाई थी कब? तो 30 मई 1919 को। अब पूछ ये रहा है कि किसके विरोध में लौटाई थी? तो ये भी तो आप लोग को पता ही होगा कि जब जालियांवाला बाग का नरसंहार का विरोध करना था तो उन्होंने अपनी उपाधि को
मतलब जो उनको मिला गया था पुरस्कार, सर की पदवी, उसको लौटा दिए थे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये 13 का आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। दोस्तों अब यहाँ पे आया है मुस्लिम लीग, तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग फैक्ट्स जान जाते हैं ताकि आगे के क्वेश्चंस में हम लोग आसानी से बना सकें। तो देखिए, कोई पूछे कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, तो आप बताएंगे कि 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था ढाका में। किनके नेतृत्व में हुआ था? तो नवाब सलीम उल्लाह खान के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में दोस्तों? सलीम उल्लाह खान के नेतृत्व में। अच्छा, और इनके जो पहला अध्यक्ष बनाए गए थे वो आगा खां थे। पहला अध्यक्ष कौन बने? आगा खां बने। पहला अध्यक्ष कौन बने? तो आगा खां। बाद में इन्हीं को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया था। अच्छा, एक चीज़ और इससे सवाल पूछा जाएगा आप लोग से कि ये जो मुस्लिम लीग बनाया गया था इसका क्या उद्देश्य था, क्या मोटिव लेके बनाया गया था? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्या मोटिव था। भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना और भारतीय मुसलमानों के राजनैतिक और अन्य अधिकारों को रक्षा करना था। यही इसका उद्देश्य रहा था दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बाल गंगाधर तिलक का फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट दोस्तों ऐसा किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक के बारे में? कौन था वो? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वेलेंटाइन सिरोल ने। वेलेंटाइन सिरोल ने ही कहा था कि बाल गंगाधर तिलक तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हैं। दोस्तों दो डेट याद रखिएगा, एक 1893 और एक 1895। दोस्तों 1893 को गणेश महोत्सव, कौन सा महोत्सव? गणेश। और 1895 को शिवाजी महोत्सव दोनों को ही महाराष्ट्र में शुरू करने वाले बाल गंगाधर तिलक ही थे। तो अगला क्वेश्चन कि 1917 में स्थापित इंडियन बॉयज स्काउट एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन एनी बेसेंट। 1917 में स्थापित इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? राइट ऑप्शन सलीम उल्लाह खान ने। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो सलीम उल्लाह खान ने। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की? ने की थी। तो राइट ऑप्शन दादा भाई नौरोजी ने। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। अच्छा, ये किनके नेतृत्व में शिमला में मिलने गए थे मिंटो से? तो ये मिलने गए थे आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में। अच्छा, कब ये मीटिंग हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1906 को। ध्यान से सुनिएगा, 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों के 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के मांग के लिए मुसलमानों का शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में मिंटो से मिलने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, मुस्लिम लीग का लंदन शाखा पूछ रहा है। अगर इंडिया में अगर हेड क्वार्टर पूछा जाए तो आप बताएंगे लखनऊ, लेकिन लंदन शाखा की स्थापना पूछ रहा है कि किसके, मतलब लंदन की स्थापना किस एक लंदन की स्थापना हुई? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में। ये दोस्तों यहाँ सैयद छूट गया है तो सैयद होगा सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में। चलिए अगला क्वेश्चन,
होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि क्योंकि दोस्तों इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। स्वशासन स्वशासन बहुत, होम रूल आंदोलन के लिए स्वशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि होम रूल का मतलब ही हुआ कि होम मतलब घर और रूल का मतलब शासन, माने अपना शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक शेष उत्पन्न किया? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक शेष उत्पन्न किया? इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। रोलेट एक्ट के बारे में तो यही कहा जाता था कि कोई मुकदमा नहीं करना है, माने बिना अपील बिना दलील के ही मुकदमा चलाया जाता था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था दोस्तों? तो इसका लक्ष्य था कि व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना, क्योंकि रॉलेट एक्ट का यही था, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि लक्ष्य था कि व्यक्तित्व स्वतंत्र को सीमित करना। और मैंने पिछले ही वीडियो में स्वतंत्रता का मतलब ढंग से समझाया था कि हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा देवबंद छात्र विद्वान था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों मैंने ऑलरेडी बता दिया था अबुल कलाम आज़ाद के बारे में अपने पिछले वीडियो में, इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स दे दिए थे। ये बहुत बड़े विद्वान थे, ये सबसे कम उम्र में और सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे, तो इनके बारे में याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून ने राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। दोस्तों ये वाला जो कानून है कब आया था? तो दोस्तों ये वाला कानून 1904 में आया था, और 1904 में ये कानून आने से आप अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि कौन इसके गवर्नर हैं। पिंडारियों का सुनहला, एक्चुअली ये सुनहरा होना चाहिए, सुनहला झंडा किसने प्रदान किया था? तो पिंडारियों को। तो 25 का जो राइट ऑप्शन होगा वो मल्हार राव होलकर होगा, मल्हार राव होलकर होगा। तो नेक्स्ट, पिंडारियों के दमन किसके काल में हुआ? पिंडारियों का दमन कर दिया गया था, किनके काल में किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था वो कौन था? 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड बेंटिंग। दोस्तों 1828 लॉर्ड बेंटिंग का जो समय काल था वो था 1828 से 1835। ये वो पहला, यही वो लॉर्ड बेंटिंग को मौका मिला था भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। दोस्तों लॉर्ड रिपन को भारत के लिए बहुत ही अच्छा शासनकाल माना जाता था। इसका शासनकाल था 1880 से 84 के बीच में, और इसने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे। और समाप्त तो लॉर्ड रिपन ने कर दिया था, लेकिन इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को शुरुआत किसने किया था? तो आप याद रखिएगा लिटन। देखिए यहाँ कन्फ्यूज मत करिएगा, ये है लॉर्ड लिटन और ये है लॉर्ड रिपन और ये है लिटन। लिटन ने शुरू किया था और इसने रिपन ने खत्म किया था। अच्छा, ये इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के नाम से जाना गया। कोई पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, तो बताइएगा कि 1878 में आया। इसका हिंदी में जो कानून का नाम है वो इस तरीके से नाम होगा, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 30 नंबर। तो भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और एल सेवा की आरंभ हुई? ये एल तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए?
वाज द टेलीग्राफ सर्विस वाज, एक्चुअली ये तार नहीं होना चाहिए, फोन मतलब टेलीग्राफ, सीधा सीधी समझ लीजिएगा कि टेलीग्राफ सेवा की स्टार किनके काल में हुआ था। तो आप इसका राइट ऑप्शन बता देंगे लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे एल नहीं रेल सेवा होना चाहिए, रेल सेवा। तो मतलब सीधा सीधी कम्युनिकेशन के लिए तो आप बता दीजिएगा डलहौजी। डलहौजी को, ये डलसौजी नहीं डलहौजी है दोस्तों। इनमें बहुत सारा मिसप्रिंट है श्योर सक्सेस वाला में, पर कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो डलहौजी इनका नाम है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही तार, तार बोले तो आप समझ सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, टेलीफोन जिसको टेलीग्राफ जिसको कहते हैं, और रेल सेवा आप समझ ही गए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया? किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन। मैंने बोला ना कि जितने अच्छे अच्छे आपको चीज़ें मिलेगा ना तो वो रिपन में बनाई, टिक मार दीजिएगा आंसर, क्योंकि अच्छे बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे रिपन ने, भारत के पक्ष में काम किए थे। ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन को के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया था। वह राजा कौन था? 32 का राइट ऑप्शन जॉर्ज पंचम। दोस्तों ब्रिटिश, फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया। वह राजा कौन था दोस्तों? तो वह था राजा जॉर्ज पंचम। दोस्तों ये जो इन्होंने जो किया वो किया 1911 में किया, और जिसको दिल्ली दरबार के नाम से ही जाना जाता है, दिल्ली दरबार। दोस्तों जॉर्ज पंचम के साथ एक महारानी, ये जो जॉर्ज पंचम है इनके साथ एक महारानी मैरी भी आई थी, महारानी क्वीन मैरी भी आई थी। अब ये जो टोटल दिल्ली दरबार तीन तीन बार दिल्ली दरबार हुआ था, और ये जो दिल्ली दरबार 1911 में हुआ वो थर्ड टाइम हुआ। दोस्तों इस दिल्ली दरबार में तीन सबसे बड़े निर्णय लिए गए थे। कितने निर्णय लिए गए थे? तीन। पहला निर्णय लिया तो ये लिया गया कि भाई ये जो बंगाल का विभाजन हुआ उसको समाप्त कर दिया जाए। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि ये जो बिहार है उसको बंगाल से सेपरेट कर दिया जाए। तीसरा निर्णय ये लिया गया कि ये जो पश्चिम बंगाल में राजधानी कलकत्ता है भारत का, क्योंकि 1911 से पहले राजधानी कलकत्ता में ही था, इसको स्थानांतरित करके दिल्ली को में ले आया जाए। तो थर्ड जो दिल्ली दरबार लगा था जिसमें अतिथि थे ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, जिसमें तीन डिसीजन लिए गए थे। तीन डिसीजन कौन कौन कि ठीक है बंगाल का विभाजन नहीं होगा, ठीक, बंगाल को बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया, और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली में परिवर्तन कर दिया गया, तो स्थानांतरित कर दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस मामले में बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई? दोस्तों ये वो जेल था जो सबसे खतरनाक जेल था, जिसी को काला पानी की सजा में यही पे दिया जाता, जिसको कहा जाता ना कि काला पानी का सजा मिलेगा, इसी जेल में। ये कहाँ जेल था? तो अंडमान निकोबार में। कौन सा जेल था? सेलुलर जेल। यहाँ पे बीडी सावरकर को 1911 में ही भेज जाने का सजा दिया गया। कौन सा केस में? तो वो केस हुआ था दोस्तों नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस में फंस गए थे हमारे बीडी सावरकर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? दोस्तों ये जो क्रांतिकारी हैं ना इन लोग का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आशुतोष कुइला। तो ये कौन से क्रांतिकारी के संगठन के सदस्य थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत वाहिनी। दोस्तों ये 1942 में पुलिस के मुठभेड़ में मौत हो गया था। इनकी मौत 1942 में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गया था। किनका? आशुतोष कुइला का। तो इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा भिकाजी कामा। भिकाजी कामा के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका हूं, बस इतना जान लीजिए फिलहाल कि यूरोप और अमेरिका के से क्रांति का संचालन इन्होंने ही भारत के लिए किया था। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूँ। मेरठ षड्यंत्र केस में शामिल कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। आगे देखते हैं हम लोग। सिस्टर निवेदिता
गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी? सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। निम्न में किसने चट्टगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया? ये वाला जो चट्टगांव शस्त्रागार घटना था बहुत ही ज़बरदस्त घटना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना भी है, जहाँ पे वंदे मातरम का नारा भी दिया गया और तिरंगा ध्वज ध्वज लहराया। कौन जुड़े हुए हैं जरा बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सूर्य सेन। आइए अब मैं आप लोग को कुछ सूर्य सेन के बारे में कुछ बताता हूँ। दोस्तों इन्हीं को मास्टर दा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और इन्होंने IRA इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी इंडियन रिपब्लिक आर्मी का भी स्थापना किया था। दोस्तों इन्होंने ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं कुछ 2-3 को टाइम डेट बताने जा रहा हूँ जिसको आपको याद रखना है। 18 अप्रैल 1930 को इन्होंने अंग्रेजों को विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है 18 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल 1930 को पूरा झगड़ा हुआ जिसमें 80 ब्रिटिश के सैनिक मारे गए और 12 क्रांतिकारी मारे गए। कौन सा क्रांतिकारी मारे गए उन्होंने? तो इन्होंने जो सूर्य सेन ने एक इंडियन रिपब्लिक आर्मी का जो गठन किया था उसी में। फिर 16 फरवरी 1933 को गिरफ्तार हो गए, क्योंकि ध्यान से सुनिए 18 अप्रैल 1930 को तो युद्ध का घोषणा कर दिए, 22 अप्रैल 1930 को जब बहुत ज़बरदस्त मतलब युद्ध जब चरम सीमा पे था तो 80 लोग तब तक अंग्रेज सैनिक मारे गए थे, 12 इनके क्रांतिकारी मारे गए थे और 16 फरवरी 1933 को ये गिरफ्तार हो जाते हैं और इनको 12 जनवरी 1934 को फांसी का सजा दे दिया जाता है। फांसी का सजा दे दिया जाता है। तो 4 डेट 18 अप्रैल 1930 को इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी और 12 अप्रैल 1930 को लगभग युद्ध बहुत मतलब हाई लेवल में पहुंच गया था। फिर लोग जब मतलब रिटेलिएट किया गया ब्रिटिश शासक के द्वारा तो तब तक सब लोग भाग गए और 16 फरवरी 1933 को इनकी गिरफ्तारी हुआ और 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दिया गया। तो इतना सूर्य सेन के बारे में आप याद रखेंगे। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। निम्नलिखित में किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? काकोरी कांड जब हुआ था ना तो मुकदमा नहीं किया था। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन तो हम आपको अभी बता देते हैं कि चंद्रशेखर ने नहीं किया था। मुकदमा का सामना किया था अशफाक उल्ला खान ने, रोशन सिंह ने, राजेंद्र लाहिड़ी ने और भी लोग थे। अभी मैं आप लोग को काकोरी के कांड के बारे में पूर्ण रूपेण कहानी बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से क्या हुआ था। आपने HRA का नाम सुना होगा, क्या है ये? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था 1924 में। कौन बनाए थे? देखिए मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि कभी कभी सचिंद्रनाथ सन्याल का भी नाम आता है, तो इनका सचिंद्रनाथ सन्याल और इनके साथ थे राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में इसका स्थापना किया था। ये इतनी बात समझ में आ गया। मैंने क्या बोला? HRA यही एक्चुअली में यही जो संस्था थी इसने इस काम को अंजाम दिया था, ककोरी कांड को। अब आपको ये याद रखना है कि इस संस्था ने 9 अगस्त 1925 को, घटना कब किस दिन हुआ था? 9 अगस्त 1925 को उत्तरी रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के ककोरी नामक स्थान पर, अब ट्रेन का नाम 8 डॉन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन था। इस पे डकैती कर डाला और सरकारी खजाना को लूट लिया गया, जिसमें 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे दोस्तों। कितने क्रांतिकारी? 29 क्रांतिकारी। और इसमें गिरफ्तार कर लिए गए 29। इन 29 में से राम प्रसाद बिस्मिल, ध्यान से सुनिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी का सजा दे दिया गया और चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए, ये पकड़े ही नहीं गए। और बाद में चल के 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में ये खुद को ही गोली मार लिए। तो इतने सारी काकोरी कांड से आप याद रखिएगा सारे फैक्ट्स।
अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में किसके द्वारा आयोजित किया गया था? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इनका गठन चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष को बड़ी कुशलता से बचाव किया था? दोस्तों वो थे CR दास, जिनको कहते हैं चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने ही अरविंद घोष को बचाने के लिए एड़ी से चोटी का दम लगा दिया था। और ये कांड है 1908 का। अलीपुर षड्यंत्र कांड कोई पूछे कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था। तो इसमें अरविंद घोष और इन्हीं के भाई एक थे बरिंदर घोष, इनके सहित 34 अन्य लोगों पे आरोप लगाया गया था। और वो आरोप था कि अवैध हथियार रखने का आरोप, और जिसमें से 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों इसी केस से जुड़े हुए, इसी अलीपुर षड्यंत्र कांड से जुड़े हुए एक आदमी थे नरेंद्र गोसाई, जो एक सरकारी वकील थे। कौन थे? नरेंद्र गोसाई। कौन थे? सरकारी वकील थे। इनको कन्हैया लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में ही गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके वजह से कन्हैया लाल दत्त और सत्येंद्र बोस को फांसी का सजा दे दिया गया। दोस्तों इसका नेक्स्ट सवाल ये है कि निम्नलिखित में किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जनविली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया? तो वो थे मदन लाल ढींगरा। निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जनविली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया? तो थे मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर आंदोलन शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना। निम्नलिखित में से किस नेता ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्तावों का प्रबल समर्थन किया? तो ये वो कौन थे? HB कामत। निम्नलिखित में से किस नेता ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्तावों का प्रबल समर्थन किया? तो वो थे HB कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान गदर पार्टी के स्थापना के बाद निम्नलिखित में इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका अध्यक्ष जो है बाबा सिंह भाकना को नियुक्त किया गया। ध्यान दीजिए ये अध्यक्ष पद पे थे। और हिंदुस्तान गदर पार्टी 1 नवंबर 1913 को USA के माने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में स्थापना हुआ था। और संस्थापक थे लाला हरदयाल, लेकिन अध्यक्ष हुए बाबा सोहन सिंह भाकना। 1907 के ईस्वी के द्वितीय इंटरनेशनल के स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? दोस्तों झंडा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैडम भिखाजी कामा ने। ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौहरे अभिशापों में महात्मा गांधी ने निम्न में से किसको उल्लेखित नहीं किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा कि लोगों को अधिक नमक प्रयोग के लिए मजबूर करना। लोगों को अधिक नमक प्रयोग के लिए मजबूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से संबंधित थे। किससे संबंधित था मुख्य रूप से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़तालों पे रोक से। हड़तालों पे रोक से। निम्न जातीय आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन कहाँ का प्रमुख केंद्र था? तो ये था दिल्ली का। ये वाल्मीकि आंदोलन कहाँ का प्रमुख था तो केंद्र था? तो दिल्ली का। 1936 में इंडियन लेबर पार्टी की नींव किसने रखी? 1936 में इंडियन लेबर पार्टी बना गया था, नींव किसने रखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? हरिहर दास ने। उड़ीसा से सविनय अवज्ञा आंदोलन हरिहर दास ने शुरू किया था। इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे?
तो वो थे वल्लभ भाई पटेल थे। उत्तर प्रदेश के किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। कब हुआ था कॉन्फ्रेंस? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने इंडियन नेशनल आर्मी, कौन सा आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी के गठन किया था? तो दोस्तों कौन किया था बताइए? रास बिहारी बोस ने किया था। किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी। किसने 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? लाला लाजपत राय ने किए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन लाल, सॉरी गलती हो गया, एक सेकंड में बताता हूँ। 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? दोस्तों सही सत्य होगा लखनऊ हुआ था सबसे पहले समझौता, जिसमें नरम दल और गरम दल मिल गए थे, जिस लखनऊ अधिवेशन में 1916 में हुआ था, जिसमें कि गरम दल और नरम दल का पुनर्मिलन हुआ था और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ बिहार में, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि हिंदू मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने ही कहा था कि हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन अब खत्म हुआ इस प्रैक्टिस सेट में। अब स्टार्ट होगा साइंस का क्वेश्चन। ओके ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित द्वारा होने वाले बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणु के लिए कारगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फा औषधि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिबाजोल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो सिबाजोल। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो एमिनोसैलिसिलिक एसिड। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो एमिनोसैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित सही नहीं है? तो ये आनुवांशिक क्षय रोग सही सुमेलित नहीं है, लेकिन जो सही सुमेलित है वो है स्व प्रतिरक्षित रोग संधि शोध से, पामा रोग चिंचरी से, मानसिक रोग मनोविदिलता से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिक रोग। सही सुमेलित कौन सा है? तो स्व प्रतिरक्षित रोग, संधि शोध से, पामा रोग चिंचरी से, मानसिक रोग मनोविदिलता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस नामक रोग को अन्य कौन से रोग से जाना जाता है? लौकजा से जाना जाता है। लौकजा निम्न में कौन संक्रमणित मच्छर के काटने से नहीं फैलता है? कौन नहीं फैलता है दोस्तों? तो वो नहीं फैलता है, वो है प्लेग। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? एथलीट फुट बीमारी तो ये होता है फफूंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक जनित है? गंजापन। कौन सा रोग कवक जनित है? गंजापन। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? यहाँ दोस्तों पूछ रहा है कि नहीं है, तो मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन उभयनिष्ठ क्या है? तो मच्छर की काट से होता ही है मलेरिया और डेंगू। ज्वर भी अगर जिसको मच्छर काट लेगा उसको मलेरिया हो सकता है या डेंगू हो सकता है, लेकिन इन दोनों में ही आप लोग को तेज बुखार आएगा, और दोनों अटैक जो करता है वो मानव प्रजाति पे ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो वो थे सर रोनाल्ड रॉस। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। सर रोनाल्ड जोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो दोस्तों पी बाई वैक्स उत्तरदायी है। गोल कृमि, एक्चुअली ये कृमि नहीं, गोल कृमि है, गोल कृमि, गोल कृमि है। तो गोल कृमि यानी निमेटोड से होने वाले रोग हैं। तो कौन से रोग हैं होने वाले? तो फाइलेरिया। फाइलेरिया दोस्तों एक जेनेटिक बीमारी है, एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। किसके द्वारा होती है स्लीपिंग सिकनेस? तो ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल एक उदाहरण है। तो वो है एंजाइम के वंशागत अभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसीलिए क्यों कहा जाता है बबल बेबी? तो रोग ग्रस्त यहाँ शिशुआणु नहीं शिशु होगा। शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। बहुचर्चित बबल बेबी रोग क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। हीमोफीलिया एक अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जेनेटिक बीमारी है यानी आनुवांशिक रोग है, जिसका वहन स्त्रियां तो करती है और जो प्रकट पुरुषों में ही होता है। बहुत ही अजीब बीमारी है दोस्तों। जैसे मतलब वेक्टर तो होती है, वेक्टर तो होगी फीमेल। वेक्टर का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम जो करेगी वो फीमेल करेगी। लेकिन प्रकट अब जब स्त्रियां मतलब कहने का मतलब ले जाएगी एक दूसरे से पीढ़ी से, तो जो होगा वो मेल को होगा ये बीमारी। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ गड़बड़ हो गया। लिंग संलग्न है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉयल हीमोफीलिया। रॉयल हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्पंदन न होना। निम्नलिखित में कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? वो आंसर होता है पेशी दुष्पोषण। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? पेशी दुष्पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एक सेकंड रुक जाइए। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। वो है टर्नर सिंड्रोम के लिए। सॉरी टर्नर नहीं होगा, डाउन सिंड्रोम होगा। यहाँ पे टर्नर नहीं होगा, डाउन सिंड्रोम के लिए होगा। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है तो डाउन सिंड्रोम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णधात से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोजोम होते हैं। निम्नलिखित में किस युग में सुमेल नहीं है? तो दोस्तों सभी इसमें सुमेल होगा सिर्फ एक को छोड़ के। थायमिन बेरी सुमेल है, एस्कॉर्बिक अम्ल अस्कर्बी सुमेल है, विटामिन ए बनांदा सुमेल नहीं है, रक्त जमुना विटामिन के सुमेल है। तो राइट ऑप्शन इज विटामिन के। एक बार फिर से देख लें। थायमिन से बेरी होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल से अस्कर्बी होता है, विटामिन के से रक्त का जमना होता है। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है। वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है
करता है तो वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में। कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का एक विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थी। उनके बच्चों के निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना है? तो दोस्तों कहता है कि एक मेल है जो जो एक कलर ब्लाइंडनेस था। अब इसका विवाह एक फीमेल से होती है और ये फीमेल बिल्कुल नॉर्मल होती है। और इतना ही नहीं, इनके जो पेरेंट्स थे, फादर एंड मदर, ये भी नॉर्मल थे। तो वो कहा जा रहा है कि इन दोनों से जन्मे बच्चे को इनमें से इनके जन्मे हुए बच्चे को वर्णांध यानी कलर ब्लाइंडनेस होने का कितना परसेंटेज है? तो दोस्तों इसका 0% है। कोई भी चांस नहीं है कि वो होगा ही, कोई भी चांस नहीं है कि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 31। स्पाइनल कोड यानी कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां? तो 31 तंत्रिका तंत्र। निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो वो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापकरण नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। एक सेकंड रुक जाइए। हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो ये हो जाएगा मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा। सुई चुभने पर निम्नलिखित में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क। दोस्तों मस्तिष्क में अगर सुई को चुभोइएगा तो दर्द महसूस नहीं करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में दोस्तों, सेरिब्रम में स्मरण क्षमता होती है। परितस्थी एवं प्यास के केंद्र, परितस्थी और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग में होता है? तो ये होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस में। परितस्थी को अंग्रेजी में सैटिटी बोलते हैं, सैटिटी, और प्यास को थ्रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक यानी कि किडनी, ब्रिक को किडनी बोलते हैं। मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, वो होता है एडीएच द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लाइकोगन नहीं बनेंगे। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय अंतः और बाहिर दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। अग्नाशय में पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित हार्मोन निम्न में से कौन है? तो वो है सिक्रीटिन। कौन है? सिक्रीटिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित हार्मोन निम्न में से कौन है? तो सिक्रीटिन। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय है, जिसको मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन होता है, इंसुलिन भी हमारा प्रोटीन ही होता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो वो है इंसुलिन। दोस्तों यहाँ से साइंस का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन होगा। मैं एक बार और बता दूं कि ये जो करंट का अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो इसके प्रीवियस जो 2 वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स करवा रखा है, तो उसमें कुछ फैक्ट्स 2020 के थे, तो उसके आने के चांसेस कम होंगे क्योंकि वो अब 2021 में नए हो जाएंगे। इसलिए आपको इस प्रैक्टिस सेट से सारे करंट अफेयर अच्छे से करने हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मार्च 2021 में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किस संस्थान में हुआ? इसका सही आंसर होगा IIM जम्मू। मार्च 2021 में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किस संस्थान में हुआ? IIM जम्मू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ
एसएमई बैंक चुना गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एचडीएफसी बैंक। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया? किस देश ने स्वदेशी रूप से अपना पहला उपग्रह चैलेंज 1 विकसित किया? ट्यूनीशिया। किस देश ने स्वदेशी रूप से अपना पहला उपग्रह चैलेंज 1 विकसित किया? आंसर ट्यूनीशिया। ग्राम उजाला योजना 24 मार्च को किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने घोषणा की कि वह 2048 तक ओलंपिक के लिए बोली लगाएगा? दिल्ली सरकार ने। चलिए, अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल सरकार की, 2048 के लिए ओलंपिक के लिए बोली लगाए जाएंगे। सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो वो बन गई हैं मिताली राज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सभी सड़क के किनारे धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राष्ट्र ने अंतरिक्ष में अपने सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो वो है देश फ्रांस। फ्रांस ने ही क्या किया है? सैन्य अभ्यास अंतरिक्ष में ही शुरू कर दिया है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि क्रिकेट मैदान, कौन सा क्रिकेट मैदान है जहाँ की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी करेगा? तो वो है अगेस बॉल। एक्चुअली ये मेजबानी करेगा नहीं, मेजबानी कर लिया, यानी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हो गया। वो ही इसका फाइनल न्यूजीलैंड जीता था और इंडिया हार गया था। चलिए आगे, किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पे पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया? तो वो देश था स्विट्जरलैंड। केंद्र ने किस टीके को प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया है, जो आधिकारिक तौर पर इसे नैदानिक परीक्षण मोड से बाहर आने की अनुमति देता है? वो था भारत बायोटेक के कोवैक्सीन। केंद्र ने किस टीके को प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया है, जो आधिकारिक तौर पर इसे नैदानिक परीक्षण मोड से बाहर आने की अनुमति देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने यमन में शांति को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्र द्वारा एक पहल का स्वागत किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सऊदी अरब। भारत सरकार ने यमन में शांति को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्र द्वारा एक पहल का स्वागत किया है? तो वो सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब। रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 1300 लड़ाकू वाहनों को खरीद के लिए करार किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महिंद्रा। रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 1300 लड़ाकू वाहनों की खरीद के लिए करार किया है? महिंद्रा। भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित कौन करेगा? यूएसए। विश्व का सबसे बड़ा प्रदर्शन कला संगठन अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान आईटी का मुख्यालय किस शहर में है? तो वो पेरिस में है। विश्व का सबसे बड़ा प्रदर्शन कला संगठन अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान आईटी का मुख्यालय किस शहर में है? तो वो कौन से शहर में था? तो पेरिस में था। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो अगला क्वेश्चन, किस देश ने आदिवासी टीबी पहल की शुरू की है? तो भारत। किस देश ने आदिवासी टीबी पहल की शुरू की है? तो भारत। विश्व की पहली जहाज सुरंग का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। किस देश में पहली जहाज सुरंग का निर्माण? नॉर्वे में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पाए गए नए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो वो हैं अजमल खान के नाम पे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा शुरू की गए जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अनामया। अनामया किसका नाम है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा शुरू किए गए जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगी का नाम है अनामया। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक कौन सा भारतीय संगठन प्रकाशित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीआई।
उपभोक्ता विश्वास सूचकांक कौन सा भारतीय संगठन प्रकाशित करता है? तो आरबीआई। अपने मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने दोनों में सक्षम होने वाली पहली ज्ञात प्रजाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय कूद चींटी। सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय कूद चींटी। अंटार्कटिका यानी कि ISEA के लिए 40वें वैज्ञानिक अभियान की मेजबानी किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो वो है मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक का मुकाबला करने वाले शहर पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो वो हो जाएगा जर्मनी। भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक का मुकाबला करने वाले शहर पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो वो है जर्मनी। हाल ही में किस प्राधिकरण ने फैसला सुनाया कि फ्लेवर्ड दूध युक्त पेय और इस पर 12% GST लगेगा? तो वो था एडवांस रूलिंग के लिए प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है खाद्य मानक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने फोर्स फॉर गो इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। 2021 विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या था? कोई थीम नहीं था दोस्तों 2021 का मलेरिया दिवस का थीम। पंडित राजन मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वो थे हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए। 129 नंबर क्वेश्चन, टेनिस में 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राफेल नडाल ने। प्रोजेक्ट दंतक जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश में BRO की प्रमुख परियोजना है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू उत्सव का आयोजन किस थीम पर किया जा रहा है? तो ये इसका थीम है कोई पीछे नहीं रहता। दोस्तों ये सब क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भी करवा चुका हूँ। तारापुर शहीद दिवस ये तो करवाया ही था, ये सब करवाया ही हूँ। 14 फरवरी। ये युद्ध टैंक अर्जुन मार्क 1A का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये DRDA के द्वारा किया जा रहा है, ये भी करवाया जा चुका है। मारियो ड्रागी कहाँ के प्रधानमंत्री बने? इटली के, किया जा चुका है। 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव पश्चिम बंगाल। भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्रीय प्रदेश के कैबिनेट मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना? ये है दिल्ली का। ये भी पिछले वीडियो में किया जा चुका है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो SN सुब्रमण्यम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल एनर्जी आइसलैंड को प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया है? तो वो है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने अपना जलवायु दूत किसे नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र ने अपना जलवायु दूत है जो नियुक्त किया है माइकल ब्लूमबर्ग को। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया जा चुका है। अब यहाँ से टोटल मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 10। ये मैथ के क्वेश्चन मैं अभी इसका सॉल्यूशन नहीं करवाने जा रहा हूँ, इसका आंसर भी नहीं दूंगा। ये सब क्वेश्चंस को आप लोग बनाएंगे और इसके ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे, देख लीजिए। तो दोस्तों आप लोग बस अच्छे से आप पढ़ाई करते रहें और तैयारी करते रहिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि कल BPSC का 67th का एग्ज़ाम का नोटिस आ गया कि हम लोग को 30 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा। तो अब आप लोग के पास केवल लगभग 85 दिन के आसपास मान के चलिए कि दिन बच जाएंगे। इन 85 दिन में आपको तैयारी कराना है। मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इस पर करवा दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करवा दूंगा जो कि BPSC के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आशा है कि आप लोग खुश रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलते हैं, बाय बाय। अपना चरित्र ऐसा बनाएं कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करें। तो